ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपोमाइंड वेयर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। चलिए, बहुत बढ़िया। वी आर गोइंग टू स्टडी पी वाई क्यू टुडे। और हम लोग पी वाई क्यू स्टडी करने वाले हैं जो आपका जी पी डबल एस बी का पेपर हुआ था उस चीज़ के। ठीक है, तो जी पी एस एस बी का जो दिसंबर में पी डब्ल्यू डी कैटेगरी में जो पेपर हुआ था उसके पी वाई क्यू हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो पी वाई क्यू में हम क्या करेंगे, पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाऊंगा। ठीक है, फिर हम उसका आंसर देखेंगे, मतलब खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर मैं आपको उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। चलिए बहुत ज़्यादा बढ़िया। चलिए, मैं आपको जस्ट 1 मिनट लेकर के मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो दिस इज आयुष सचदेव and I have qualified Masters of Science in Pharmacology and Toxicology from NIPER Mohali, and I have qualified GPAT and NIPER 2 times with All India rank 55 in GPAT and All India rank 121 in NIPER, and I have experience of 4 years in teaching, and I have mentored more than 500 students for various pharma competitive exams। चलिए, वो चाहे फिर जीपैट हो, नाइपर हो, एमसीआरई हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की हो, ड्रग इंस्पेक्टर की हो, सारी एग्जाम्स के लिए मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है और मेंटर्ड किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे एग्जाम्स को देखते हुए मैंने जो सीखा है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पी वाई क्यू से। तो आप लोगों को भी मेरे साथ सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, अगर आपको ये पीपीटी या पीडीएफ चाहिए, तो मैं आप लोगों को एट द एंड बताऊंगा कि आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, चलिए, तो ये फ्री पीपीटी आप लोगों को मिलने वाली है। हमने फिलहाल इस पार्ट के लिए, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम 24 जून को होने वाली है। ठीक है, 24 जून को हमारी एग्ज़ाम होने वाली है, तो हमने फर्स्ट पार्ट के लिए जो अभी हम कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है इस वीडियो में। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट होने वाला है। हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द पार्ट 2 भी ला सके, बट फॉर टाइम बिंग पार्ट 1 इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो इस तरह से रखे गए हैं जिससे आपको दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प होगी अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखोगे तो। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। ठीक है ना, चलिए। क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा, स्टार्ट भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, और आप लोग भी प्रैक्टिस करते जाइए। और एक आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखिए। टेक पेन एंड पेपर। ठीक है, नोट डाउन इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, नोट डाउन करते जाइए जो आईएमपी एक्सप्लेनेशन होने वाला है, एक्सप्लेनेशन जो होने वाला है वो। चलिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड लॉरी थियरी, एन एसिड इज डिफाइंड एज। ब्रोस्टेड लॉरी थियरी, आर्हेनियस थियरी, हमारे पास अलग अलग थियरीज हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन के बेसिस पे एसिड और बेस की अलग अलग डेफिनेशन दी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आप लोगों को वेरियस फार्मा एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, और ये पिछले साल आया हुआ भी है। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम पी वाई क्यू, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। अ सब्सटेंस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन, नो, डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं। अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट तो हमारे पास ब्रोस्टेड लॉरी में एसिड के लिए तो नहीं आएगा। अ सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन्स, यस, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम एसिड की बात कर रहे हैं और ब्रोस्टेड लॉरी थियरी की बात कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। देखो, आर्हेनियस, ब्रोस्टेड लॉरी और लुइस, ये तीनों ने अपनी एसिड बेस की थियरी दी। 30 सेकंड्स में बताता हूँ इसको कैसे याद करना है। आर्हेनियस ने बोला कि एसिड कौन होता है, जो पानी में जाके H+ आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हम H+ आयन जो प्रोड्यूस करेगा वो एसिड है। अब आप देख सकते हैं H+ प्रोड्यूस हुआ है, मतलब इसके पास कमी है, लेस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तभी तो प्लस का आया है मार्क। ठीक है, और जो बेस है वो क्या कर रहा है सर, वो उसके पास
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन की पेयर है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो खाली आर्हेनियस का याद रखो तो लुईस का अपने आप याद हो जाता है, आर्हेनियस का याद रखो तो लुईस का अपने आप याद हो जाता है। आर्हेनियस ने बोला जो पानी में जाके H+ बनाए वो एसिड, और जो OH- बनाए वो बेस। अब देखो जिसके पास एक्स्ट्रा पेयर है, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की पेयर है, या फिर जिसके पास मैं बोलूं एक्स्ट्रा पैसे हैं, वही तो एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर सकता है या डोनेट कर सकता है। जिसके पास खुद के पास पैसे नहीं होंगे तो वो डोनेट कैसे करेगा। तो इसके पास एक्स्ट्रा है, तो लुईस ने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करता है, वो बेस है। लुईस ने सिर्फ इतना बोला जो डोनेट करेगा वो बेस है। अब जिसके पास होगा वही तो डोनेट करेगा ना। इसके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन की कमी लगी पड़ी है, ठीक है, इसके पास तो खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा, मांगेगा, तो ये एक्सेप्ट द पेयर, ठीक है। तो आर्हेनियस और लुईस को हमेशा कनेक्ट करके पढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था ब्रोस्टेड लॉरी का। ब्रोस्टेड लॉरी का आप इस हिसाब से समझ सकते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करे। डोनेट करना प्रोटॉन मतलब देखो प्रोटॉन है ही ये, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है, वो जो डोनेट कर रहा है वो ब्रोस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड है, और जो एक्सेप्ट करे वो बेस है, प्रोटॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रोस्टेड लॉरी की थियरी के अकॉर्डिंग जो एसिड बेस थियरी है, एसिड बेस जो थियरी है, ओके, वो किसके ऊपर बेस है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस है, प्रोटॉन के ऊपर बेस है, या फिर न्यूट्रॉन के ऊपर बेस है, या फिर वो किसके ऊपर बेस है, ठीक है, फ्री रेडिकल के ऊपर बेस है। ऐसा भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ब्रोस्टेड लॉरी थियरी हमेशा काउंट करती है प्रोटॉन को ही, ठीक है। चलिए आर्हेनियस और लुईस आप कनेक्ट करके समझेंगे, और ब्रोस्टेड लॉरी के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रोस्टेड लॉरी डोनेट करता है, ठीक है, और एल ए, ठीक है, BDLA करके समझ सकते हैं। तो देखो पहले हम हमेशा एसिड की बात करते हैं, एक ट्रिक बता देता हूं ऐसे ही सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक, ठीक है, बीडीला, ठीक है ना। ब्रोस्टेड लॉरी की थियरी है, ये ब्रोस्टेड और लॉरी का नाम है। एसिड जो है वो डोनेट करेगा प्रोटॉन, और बेस जो है वो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन। हमेशा प्रोटॉन की बात होती है ब्रोस्टेड लॉरी में। चलिए, द प्राइमरी प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एसिडिक ड्रग। जब भी आपकी ड्रग जो है वो बॉडी में जाके ADME करके जब एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, एमी तो बाद में होता है, पहले एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में, तो ब्लड में ट्रैवल करने के लिए वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करती है, ठीक है। अब एसिड ड्रग अलग प्रोटीन से बाइंड करेगी और बेस ड्रग अलग प्रोटीन से बाइंड करेगी, ठीक है। हमारी जो एसिडिक ड्रग होती है वो ग्लोबुलिन नहीं, लिपोप्रोटीन नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं, अल्ब्यूमिन से हमारी ड्रग बाइंड करती है इन मोस्ट कॉमन सिनारियोस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लेनेशन आ जाएगा कि प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास कौन सा है और मेनली बाइंड कौन सी करती है। अल्ब्यूमिन में एसिड, ए याद रख सकते हो, हमेशा कभी नहीं बोलोगे, अल्ब्यूमिन एसिड, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन बेसिक, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ का ए मत लगा देना, ठीक है, यहाँ हम ग्लाइकोप्रोटीन को याद रखो हमेशा। चलिए, और ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर इसका पूरा नाम α1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है तो एसिड के साथ हमेशा बेस ही बाइंड करेगा। लिपोप्रोटीन के साथ हाईली लिपोफिलिक, लिपो बाइंड करता है। ग्लोबुलिन्स के साथ हमेशा हमारा हार्मोन्स बाइंड करता है। चलिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया, हमने फटाफट एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। ऐसे ही हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें देखने वाले हैं। पेन ऑन पेपर लेके सॉल्व तो करते जाइए, बट आपके जो एक्सप्लेनेशन है उसके जो पॉइंट्स हैं या फिर जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा या जो एक्सप्लेनेशन में साथ में बताऊंगा उसको भूलना मत, ठीक है। वहां से क्वेश्चंस आ गए तो सॉल्व करके आना। चलिए, मस्करेनिक रिसेप्टर कहाँ जो है, रिसेप्टर प्राइमरीली मीडिएट द एक्शन ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर। भाई देखो, डोपामिन तो अपने डोपामिन रिसेप्टर पे काम करता है, ठीक है। कितने होते हैं, D1 से लेके D5 तक काम करते हैं, ठीक है, और भी होते हैं बट मेनली इतने होते हैं। एसिटाइल कोलिन, यस दिस इज फॉर मस्करेनिक रिसेप्टर। सेरोटोनिन, भाई सेरोटोनिन मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, इसको क्या बोलते हैं, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन के अपने अलग रिसेप्टर्स होते हैं, 1 2 3 4, 4A 4B 5B, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और नॉरएपिनेफ्रिन, भाई ये तो आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे काम करेगा, जैसे कि α1 β1 β2, ठीक है ना। नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन मतलब आपका होता है एड्रेनालिन, और नॉन एपिनेफ्रिन होता है आपका नॉर एड्रेनालिन। चलिए, स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं आपके, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ पे एक कंप्लीट लिस्ट है, अगर रिसेप्टर्स को याद करना है तो जल्दी से जल्दी अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको नोट डाउन कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। चलिए, यहाँ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पॉज करके भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हमारे देखो ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हो गए,
इसमें भी अल्फा 1 पे हमारा नॉर एपिनेफ्रिन यानी कि नॉर एड्रेनालिन की बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। हमारे पास आ गए डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स। चलिए 5-HT बहुत बढ़िया। हिस्टामिन के लिए H1 रिसेप्टर से लेकर H4। गाबा गाबा ए पे बाइंड करेगा या गाबा बी पे। ठीक है, चलिए जहां पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं वो बता देता हूं। ग्लूटामेट के लिए 3 रिसेप्टर्स होते हैं। ग्लूटामेट के 3 रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, नाम से भी नहीं निकाल पाओगे। क्या होते हैं सर? NMDA, काइनेट और AMPA। याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा। एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स हमेशा ओपियोइड रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं। ठीक है, म्यू कापा डेल्टा। और एंडोकैनाबिनॉइड्स CB1 CB2। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, फंस जाओगे, यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना। चलिए, पेरिटोनाइटिस रिफर्स टू, बेटा जब भी आइटिस आ जाए, ठीक है, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन। चलिए, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, फिब्रोसिस, स्वेलिंग, तीनों को मैं हटा सकता हूं क्योंकि मेरे को इन्फ्लामेशन ही चाहिए ऑफ पेरिटोनियम। यहां से पेरी भी मैच होके आप निकाल सकते हो, सोचोगे तो। चलिए, बहुत बढ़िया सर। इसको जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सफिक्स बोलते हैं। जो हमेशा पीछे लगता है और जो आगे लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। हमारे पास सफिक्स हैं सारे, आगे कुछ नहीं लगता। टर्मिनोलॉजीज में सबसे मेनली पीछे ही लगता है। ठीक है, चलिए, सफिक्स हमारे पास है आइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन, जैसे कि गैस्ट्राइटिस या पेरिटोनाइटिस। चलिए, फिर हमारे पास है अल्जिया। अल्जिया मतलब, देखो अल्जिया का मतलब ही होता है पेन। ठीक है, अब मैं बोलूं एन, अब मैं इसको अगर ऐसे लिखता हूं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं एन आल्जेसिक। तो ये जो एन है ना, इसका मतलब है एंटी, एंटी अल्जेसिक मतलब पेन किलर। एनाल्जेसिक सुना होगा ना, तो आज इसका मतलब आप समझ लो। बहुत लोगों ने सिर्फ समझा होगा कि एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, बट वो 2 वर्ड से बना है। एंटी अल्जेसिक मतलब कि एल्जेसिक का अपोज करना। मतलब एल्जेसिक होता है हमारा पेन, जैसे न्यूरालजिया, मायल्जिया। ठीक है ना। एमिया होता है हमारे ब्लड कंडीशन के लिए, मतलब कि हमारे ल्यूकेमिया। ठीक है, एनेमिया। लाइसिस होता है हमारा ब्रेकडाउन, और जेनेसिस होता है, एक और भी लिख दो, जेनेसिस होता है हमारा फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? कल को उठ के अगर आपको पेपर में पूछ ले ग्लूकोनियोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या है, क्या बताओगे? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, और हमारे पास क्या है? हमारे पास यूरिया रिलेटेड टू यूरिन कंडीशन, प्निया रिलेटेड टू ब्रीथिंग, जैसे कि एप्निया मतलब कि जीरो ब्रीथिंग, नो ब्रीथिंग। डिस्पनिया मतलब डिस्टर्ब ब्रीथिंग बोलते हैं। चलिए, तो ये सारे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, पेपर सॉल्व करने में बहुत इजी होगी। और एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ फार्मा स्टूडेंट, आप लोगों को ये सारे टर्म्स तो पता होने ही चाहिए। दिस इज बेसिक। चलो, Which derivative of isoquinoline is a potent opioid analgesic? एनाल्जेसिक का मतलब पढ़ के आए थे। अब देखो, एनाल्जेसिक हमारा देखना है ओपियोइड में और आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव। क्या एट्रोपिन हमारा आइसोक्विनोलिन होता है? मुझे बताइए, होता है क्या? अगर कॉग्नोस याद है तो आप बोलेंगे कि नहीं होता है सर, एट्रोपिन आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव नहीं होता है। पेपिन नहीं हमारा चाहिए हमको। पेपिन तो सर इन्फ्लामेटरी होता है। पेपिन तो होता ही इन्फ्लामेटरी है, तो आइसोक्विनोलिन तो छोड़ो, वो तो एनाल्जेसिक है ही नहीं। थियोब्रोमिन, थियोब्रोमिन नहीं। मॉर्फिन, दिस इज ओपियोइड भी आ जाएगा, आइसोक्विनोलिन का डेरिवेटिव भी है और पोटेंट एनाल्जेसिक भी है। ठीक है, चलिए, कीमोथेरेपीज में इसका बहुत यूज होता है मॉर्फिन का। चलिए, क्लास है, ड्रग है और केमिकल मोइटी है। हमारे पास कॉग्नोसी का एक ब्यूटीफुल टेबल है। इस ब्यूटीफुल टेबल को अगर आपने याद नहीं किया तो फिर क्या किया? चलिए, ऐसे टेबल्स से ही तो क्वेश्चंस निकल जाते हैं। अगर आपको टॉपर बनना है तो सारी ऐसी चीजें तो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। एक चीज होती है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पर एक चीज होती है कि कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए, कॉक्स टू, कॉक्स टू की बात करते हैं। हमारा सिलेक्टिव इनहिबिटर्स, सेलेकॉक्सिब, एट्रोकॉक्सिब। ठीक है, इसमें हमारा डायराइल हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस मोइटी होता है। देन हमारे पास
सैलिसिलेट्स, यहाँ पे हमारा सैलिसिलिक एसिड न्यूक्लियस होगा, जैसे एस्पिरिन, डाइफ्लूजिनाल, ठीक है ना। चलिए, और हमारे पास जैसे ओपियोइड एनाल्जेसिक, इसमें मॉर्फिन, कोडेन, ऑक्सीकोडेन, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। फिनांथ्रिन, आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स होते हैं ये। चलिए, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। पेल कटेचू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चलिए, बहुत लोगों को कटेचू देख के पहले तो ये याद आएगा कि अकेशिया कटेचू, नहीं, यहाँ पेल कटेचू की बात हो रही है। पेल कटेचू आपका जो ऑब्टेन्ड होता है वो होगा आपका एनकेरिया गैम्बीर से, ठीक है। चलिए, एनकेरिया गैम्बीर से आपका होगा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। बायोलॉजिकल सोर्स है अकेशिया कटेचू, किसका होता है? ब्लैक कटेचू का होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। पेल कटेचू के लिए हम क्या करते हैं? गैम्बीर चूज करते हैं, एनकेरिया गैम्बीर। फिर हमारा हेरितकी, ठीक है, माइरोब्लान बोलते हैं। ये सारे हमारे क्या हैं सर? ये सारे हमारे, यहां तक तो हमारे सारे टेनिन्स है। क्या है सर? टेनिन्स। चलिए, टर्मिनिलिया बेल्रिका, ये हमारा होता है बहरा के लिए, बीबी तकी बोलते हैं। ये इसके जो कॉमन नेम है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी आपको पूछ सकते हैं कि बीबी तकी का दूसरा नाम क्या है, तो बहरा। हरितकी का माइरोब्लान। इसका बायोलॉजिकल सोर्स तो आ ही सकता है, बट दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं। चलिए, टी का होता है हमारा कैमेलिया सिनेसिस, ठीक है, मतलब कि चाय हमारी। और सिंकोना बार्क हमारा होता है सिंकोना स्पर्पिरा से, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अंडर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985? बेटा, पहले तो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निकाल लो। पहले तो एक क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल लो सर। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कब आया था? ये क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या हो जाएगा? 1985 सिलेक्ट करके आना। क्वेश्चंस में से भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है। आ सकता है, जूरिस का क्वेश्चन है, आराम से आ सकता है कि एनडीपीएस एक्ट कब आया था, ठीक है। अब उस एनडीपीएस 1985 एक्ट के अकॉर्डिंग आपका साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कौन सा है? भाई, इंसुलिन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है। आधी दुनिया आज इंसुलिन ले रही है, ठीक है, कैसे चलेगा? नहीं। कोडेन, कोडेन बच्चों को भी देते हैं जब खांसी होती है, ठीक है, टसल इंपल्स जब कम करता है, ठीक है, एंटीटिसिव होता है, ठीक है। कोडेन, फोस्कोडिन, ये सब देते हैं। एस्पिरिन, भाई 90% दुनिया ने आज तक एस्पिरिन ले चुके हैं, बार बार लेते हैं। एम्फेटामिन हमारी ड्रग्स के अंदर आती है, प्योर ड्रग्स के अंदर आती है, मतलब ड्रग्स की कैटेगरी में इसको, ड्रग्स जो इलीगल ड्रग्स होते हैं ना, उसकी कैटेगरी में आती है। एक्चुअली इसका मेडिसिनल यूज भी होता है, बट अंडर डॉक्टर गाइडेंस। डॉक्टर्स गाइडेंस के लिए आप क्या यूज करते हो? स्केड्यूल जी। और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए आप क्या यूज करते हो सर? प्रिस्क्रिप्शन एच, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये सारे आपको याद रखने। एम्फेटामाइन इसका आंसर रहेगा। अब देखो, एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग स्टिमुलेंट्स किसको कहा गया है? एम्फेटामिन, मेथेम्फेटामिन, ठीक है, मिथाइलफेनिडेट, हेलुसिनोजेंस, एलएसडी, मोस्ट फेमस ड्रग, ठीक है ना। सेडेटिव कौन से हमारे? सर, सेडेटिव्स भी हम लोग क्या करते हैं? मेडिसिनली यूज करते हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक्स मतलब जिनको इंसोम्निया होता है। सर, इंसोम्निया मतलब, इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना, ठीक है। उसमें हम डायजेपाम, एल्प्राजोलाम, लोराजिपाम, ये सब लेते हैं। सर, इसकी क्लास क्या है वो भी बता दो, ड्रग की क्लास, तो फार्माकोलॉजी का भी रिवीजन हो जाए। बेंजोडायजेपिन्स, ठीक है, ग्रेट, बेंजोडायजेपिन्स। सिंथेटिक ड्रग्स हमारे कौन से होते हैं? एक्सटेसी, ठीक है, एमडीए। चलिए, और कैनाबिनॉइड रिलेटेड ड्रग्स हमारे होते हैं सर्टेन सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स। तो हमारा यहाँ पे साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ही है सारे, मतलब ये स्टिमुलेंट्स हो गए, ये सारे साइकोट्रोपिक्स ही हैं, ड्रग्स हैं। इसको साइकोट्रोपिक ही मानते हैं, बट इट इज मोस्ट यूज्ड साइकोट्रोपिक, क्योंकि मेडिसिनल यूजेस इसके बहुत हैं, ठीक है, काफी डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। चलिए, लोराजिपाम और एल्प्राजोलाम तो उसमें हाईएस्ट प्रिस्क्राइबिंग बेंजोडायजेपिन्स है। चलिए, याद रखिएगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन्स इन वाटर
इज मेनली ड्यू टू वाटर में एमीन्स की सॉल्युबिलिटी क्यों होती है भाई? वंडरवाल फोर्सेस नहीं, आयोनिक नहीं, कोवेलेंट होगी तो सॉल्युबल होगा ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनता है? अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन। ठीक है, बहुत मॉडरेट स्ट्रेंथ होती है और अफेक्ट सॉल्युबिलिटी, हमारा जो क्वेश्चन था। चलिए डीएनए के स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है स्टेबिलिटी के लिए, याद रखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनते हैं हर बॉन्ड की। देखो अब ये टॉपिक आया है ना, अब आपका यहाँ पे होमवर्क है कि हर बॉन्ड की, जितने बॉन्ड दिए हुए हैं वो सबकी डेफिनेशन आप खुद अपने नोटबुक में लिखोगे। ये आज आपका होमवर्क है, क्योंकि मुझे पता है बॉन्ड से क्वेश्चन आ गया तो आधे बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हम अवॉइड कर देते हैं, हम हायर लेवल पे चले जाते हैं। बेसिक केमिस्ट्री भी तो पढ़ो पहले। ठीक है, आई नो आपने पढ़ी होगी पर याद है कि नहीं वो भी तो चेक करो। चलिए वांडरवाल फोर्सेस वेरी वीक, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, ड्रग्स रिसेप्टर के बीच में होता है, और हमारा मेटालिक बॉन्ड कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन सी अराउंड मेटल आयंस। चलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन टू सिस्टीन रेसिड्यूज। चलिए सिस्टीन क्यों आया सर? सिस्टीन क्यों आया? सिस्टीन जो है वो अमीनो एसिड है जिसमें डाइसल्फाइड आपका सल्फाइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट लिंकेज होता है प्रोटीन फोल्डिंग में। देखो प्रोटीन आ गया, मैंने बोला एमिनो एसिड, प्रोटीन आ गया। प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड होते हैं, एंजाइम भी खुद एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि एमिनो एसिड से ही बनता है, सारे प्रोटीन्स एमिनो एसिड से ही बने होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। डायसल्फिराम अल्कोहल सेसेशन के लिए बनी होती है। ठीक है, अल्कोहल सेसेशन के लिए बनी होती है, अल्कोहल की हैबिट छुड़ाने के लिए बनी होती है। एक्स बाय इनहिबिटिंग विच एंजाइम? सर अल्कोहल के लिए बनी होती है तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज ही होगा। नहीं, यहां पे ही तो फंस जाओगे, फंस जाओगे। ठीक है, आल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज के लिए बनी होती है, हर बार याद रखिएगा। कैटलेज और मोनोअमीन ऑक्साइड ये सारे हमारे नहीं आएंगे, इन पे काम नहीं करती है। ठीक है, चलिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो अब हमारे पास सामने क्या दिया हुआ है? ड्रग्स अफेक्टिंग डिफरेंट एंजाइम्स एंड उनके मैकेनिज्म क्या है। डायसल्फिराम हमारी एक्ट करती है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज पे। ठीक है, इससे आपका एसिटाल्डिहाइड, चलो मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। हमारा जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है ना, इसको ब्लॉक करने से क्या होता है? जो एसिटाल्डिहाइड है ना, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन या फिर उसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। अब ये क्या कॉज करता है सर? ये कॉज करता है डिस्कम्फर्ट, मतलब कि आपको क्या हो जाएगा? वॉमिटिंग हो जाएगी, नोजिया, ठीक है, डिस्पनिया हो जाएगा, ठीक है, आपको चक्कर से आने लगेंगे। तो जो बंदा ड्रिंक करता है, जो पीता है, जब हम उसको डायसल्फिराम मिला करके देते हैं खाने के साथ या कैसे भी, तो उसको ये अल्कोहल पीने के बाद उसको ना चक्कर आने लगेंगे और उसको उल्टी जैसा होने लगेगा और उसको नोजिया होने लगेगा, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होगा। तो उसको लगेगा कि यार मैंने जो ड्रिंक किया है उसकी वजह से मेरे को ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, बट एक्चुअली ड्रिंक करने की वजह से नहीं आ रहे हैं। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को हमने ब्लॉक करवा दिया है दिस ड्रग के थ्रू, और एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन बढ़ गया है। ठीक है, वो एसिटाल्डिहाइड ये सारी चीजें करवा रहा है, तो वो धीरे 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 अल्कोहल छोड़ देता है। चलिए नेल्ट्रेक्सोन हमारे ओपियोइड पे काम करने वाले ड्रग, ब्लॉक करेंगे ओपियोइड को और रिड्यूस करेंगे डोपामिन मीडिएटेड रिवॉर्ड। ठीक है, चलिए जो आप सबको अभी हो गया है इंस्टा की रील्स देखते देखते, जो आपको आपका ब्रेन रिवायर्ड हो गया है ना कि आपको रील्स देखनी है, ठीक है, उसको बोलते हैं डोपामिन मीडिएटेड रिवॉर्ड्स होते हैं वो। आपको रील्स देखने से डोपामिन मिलता है और आप बार बार वो चीज करते जाते हो। हमारा ब्रेन हमेशा रिपीटेशन को सीख करता है। अगर आप कोई भी काम करो बार बार करोगे तो आपके ब्रेन को मजा ही आएगा। चाहे आप अच्छा काम करो तो भी मजा आएगा, बट उसको टाइम लगेगा। बुरा काम करने में जल्दी मजा आता है क्योंकि मेहनत नहीं लगती, दिमाग कम लगता है, आराम से हो जाता है। बुरा काम मतलब टाइम पास, बुरा काम इन द सेंस लेस प्रोडक्टिविटी वाला काम, रील्स देखना, मीम्स देखना,
टाइम वेस्ट करना, टाइम पास करना, इसमें ब्रेन को मजा तो आता है पर मेहनत नहीं है। अच्छे काम, प्रोडक्टिविटी वाले काम करोगे तो भी ब्रेन को मजा तो आएगा पर बाद में आएगा, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में उसको तकलीफ होगी, उसको ब्रेन को ज्यादा यूज होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। एक्एम्प्रोसेट, ठीक है, मॉड्यूलेट गाबा, बढ़ाता है गाबा को, एंड ग्लूटामेट को कम करता है। यहां से सीधा क्वेश्चन मिल सकता है कि एक्एम्प्रोसेट का आपका मैकेनिज्म क्या है, गाबा बढ़ाता है कि ग्लूटामेट कम करता है, कि दोनों की क्या होता है, कि ग्लूटामेट बढ़ाता है कि गाबा कम करता है। सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स बता के बैठा हूं। चलिए, फोमेपिजोल, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। जब बेंजोडाइजेपिन्स की टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है, टॉक्सिसिटी हो जाती है बेंजोडाइजेपिन्स की, ठीक है, तो हम लोग, सॉरी एक मिनट, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, फोमेपिजोल, मिथेनॉल, यस, बेंजोडाइजेपिन्स नहीं, फोमेपिजोल जो है वो टॉक्सिसिटी ऑफ मिथेनॉल के लिए यूज होता है। करेक्ट कीजिएगा, बेंजोडाइजेपिन्स नहीं, मिथेनॉल के लिए यूज होता है। इनिबिट द अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, इसको इनिबिट करेगा फोमेपिजोल। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। थायमीन हमारा एक्ट एज अ कोएंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। चलिए, बहुत बढ़िया। विच कार्बोहाइड्रेट सर्व्स एज द प्राइमरी एनर्जी फॉर एनर्जी सोर्स ऑफ द ब्रेन? गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज? नहीं भाई, एक ही है हमारा प्राइमरी, ग्लूकोज। चलिए, सुक्रोज नहीं सर, गैलेक्टोज नहीं सर, फ्रुक्टोज क्या है, इन्वर्स्ड है हमारा ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, याद रखिएगा। देखो, ऑप्शन से भी मैं क्वेश्चन बना दूंगा, की पॉइंट्स बता दूंगा, आपका काम है नोट करना, याद करना, रिवाइज करना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब सही आंसर ट्रिक करके अच्छा रैंक लाना, ये आपका काम है। ठीक है, चलिए, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, ये सारे हमारे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। डाइसेकेराइड में आएंगे हमारे सुक्रोज, ठीक है, ये कॉमन स्वीटनर होता है सिरप में। लैक्टोज जो होता है आपका एक्सिपिएंट यूज होता है एज अ टेबलेट, डाइल्यूएंट, ठीक है, मिल्क में ही प्रेजेंट होता है। लैक्टोज शुगर बोलते हैं ना, लैक्टोज इंटॉलरेंट, ठीक है, तो लैक्टोज फ्री मिल्क भी आता है अब तो, याद रखिएगा। माल्टोज शुगर जो है फर्मेंटेशन में यूज होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओलिगोसेकेराइड, सर ओलिगोसेकेराइड मतलब जिसमें दो से ज्यादा बट 10 तक यूनिट हो कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, चलिए, उसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। और 10 से ज्यादा हो तो उसको बोलेंगे सर पॉलीसेकेराइड, मतलब एंड नंबर ऑफ, उसको गिनते नहीं हम लोग, एंड नंबर ऑफ है, मतलब गिन सकते हो एनीवेज बट इसको एंड नंबर ऑफ बोलते हैं। चलिए, जैसे कि ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, एनिमल एनर्जी स्टोरेज होती है। सेल्यूलोज हो गया, जिसमें आपका डाइटरी फाइबर होता है, वो बहुत बढ़िया, इसको भी हम लोग बाइंडर की तरह यूज करते हैं। चलिए, स्यूटिक्स याद रखना, ठीक है, स्यूटिक्स के क्वेश्चन हैं ये सब। पैक्टिन हमारा जेलिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा उसको कंसिस्टेंसी बना देता है, जेल फॉर्म कर देता है। ठीक है, अकाशिया, गम अरेबिका बोलते हैं इसको, एमल्सिफाइंग एजेंट इन सस्पेंशन, बहुत बढ़िया। ट्रागाकांत हमारा होता है सस्पेंडिंग एजेंट फॉर फॉर्मुलेशंस, याद रखिएगा। द केमिकल नेचर ऑफ मैनिटॉल, मैनिटॉल कहाँ यूज करते हैं हम लोग, एन ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ठीक है, इसको स्यूटिक्स में भी यूज होता है, ये स्यूटिक्स में भी यूज होता है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, स्यूटिक्स में कहाँ यूज होता है मैनिटॉल? इसका जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, पहले मैं आपको डायूरेटिक का मतलब बता देता हूं। डायूरेटिक का मतलब होता है ड्रग्स इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, मैनिटॉल हमारा ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। ठीक है, मैनिटॉल भी होता है, सॉर्बिटॉल भी होता है, एक और भी होता है, लिख दो सॉर्बिटॉल। ठीक है, अब ऑल, भाई ऑल से ही याद आ रहा है, ऑल मतलब अल्कोहल ही होगा, पॉली अल्कोहल मेरे को सीधा दिख रहा है, मेरे को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के कौन से, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ये सारे ड्रग आपके डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन है, डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन होगा, याद होना चाहिए। एसिटाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, ठीक है, एसिटाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, याद रखना। ऑस्मोटिक मैनिटॉल,
सॉर्बिटॉल, लूप डायोटिक्स, हाई सीलिंग, फ्यूरिसमाइड, ब्यूमेटाइड, ठीक है, ब्यूमेटानाइड और टॉर्सेमाइड। थायाजिड में आपके हाइड्रोक्लोरोथायाजिड, क्लेराथाइडोन, ठीक है, क्लोरोथाइडोन याद रखिएगा। पोटेशियम स्पेरिंग ये पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स का क्या होता है सर? मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये आपका ब्लड में पोटेशियम बढ़ा देंगे, ठीक है, और यूरिन में कम कर देंगे, ठीक है, यूरिन में कम कर देंगे। ये खाली याद रखें। मतलब यूरिन में बोलेंगे सब जाओ, सारी चीजें जाओ, यूरिन में वो पास हो जाएगी, ब्लड से निकल के यूरिन में आ जाएगी। पर पोटेशियम को बोलेंगे बेटा आप साइड में हो जाओ, आप नहीं जा रहे कहीं पे। पोटेशियम को स्पेयर करके रखते हैं, जैसे हमारा कार में स्पेयर व्हील होता है वैसे। एडीएच एंटागोनिस्ट, बेटा एडीएच एंटागोनिस्ट क्या होता है? ये कोई डायरेटिक है? नहीं। एडीएच का मतलब क्या होता है पहले समझो। एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, हार्मोन। देखो एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसका नॉर्मल काम क्या है? नॉर्मली ये क्या काम करता है? डायूरेटिक को कम करता है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको दे दिया बॉडी में, मैं बॉडी में एडीएच दे रहा हूं पेशेंट को, अगर मैंने अगर क्या दिया? एडीएच दिया, तो उसका यूरिन फॉर्मेशन क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? वो एडीएच एज अ एंटी डायूरेटिक काम करेगा, उसका नाम ही एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मतलब वो यूरिन फॉर्मेशन को कम करेगा, ना कि बढ़ाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप एंटी डायूरेटिक हार्मोन को किसी तरह से ब्लॉक कर सकते हो तो आपका यूरिन फॉर्मेशन फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड एडीएच का काम है यूरिन फॉर्मेशन कम करना, इतना याद रख लो। उसको ब्लॉक करोगे तो यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, उसको ब्लॉक नहीं करोगे, सीधा सीधा एडीएच दोगे तो यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाएगा। चलिए, which of the following acids can form channel lattice type complex with paraffins and organic compounds? देखो लेटाइस बनाने के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। सिट्रिक एसिड हमारी हेल्प नहीं करेगा, एसिटिक एसिड तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, बेंजोइक एसिड भी हमारी नहीं करेगा। हमारी हेल्प होगी इसमें डी ऑक्सीकोलिक एसिड, जो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड और पैराफिन के साथ लेटिस कॉम्प्लेक्स बनाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलो, चिलेट कॉम्प्लेक्स हमारे बनाते हैं चिलेटिंग एजेंट जैसे कि ईडीटीए, ठीक है। इंक्लूजन यानी मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हमारे बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन जैसे ड्रग्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? वन मॉलिक्यूल ट्रैप्ड विद इन अनदर विदाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर दूसरा मॉलिक्यूल ट्रैप हो गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंक्लूजन। एक के अंदर दूसरा इंक्लूड हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। चैनल लेटिस कॉम्प्लेक्स, guest molecules trapped in the channel of crystal lattice। देखो लेटाइस जो होता है उसके चैनल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपका गेस्ट मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाता है, उसको बोलते हैं चैनल लेटाइस कॉम्प्लेक्स। उसका एग्जांपल होगा डीऑक्सीकोलिक एसिड, पैराफिन कॉम्प्लेक्स, जो हमारा क्वेश्चन था। चलिए बहुत बढ़िया। ये आपको टेबल पढ़ना है एक बार और इसको दिमाग में बिठाना है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स का, और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक समझ सकते हो, या फिर बेसिक्स ऑफ सुटिक्स है ये, ठीक है, सुटिक्स का बेसिक है ये बिल्कुल। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीसेकेराइड्स यूज्ड एज अ थिकनिंग एजेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन? चलिए देखो, क्ले तो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, मिथाइल सेलुलोज नहीं, कार्बोमर नहीं, ठीक है। चलिए सॉरी, पहले इसको मैं कट करने वाला था। नो नो नो, हमारा होगा सोडियम अल्जीनेट एज अ थिकनिंग एजेंट। चलिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया, हमारा थिकनिंग एजेंट आ जाएगा सोडियम अल्जीनेट। पेक्टिन अभी हम पढ़ के आए थे थिकनिंग के लिए, जस्ट 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, नेचुरल पॉलीसेकेराइड्स में बताया था, ठीक है। जो ब्रेन का प्राइमरी सोर्स है ग्लूकोज, उसके एक्सप्लेनेशन में बताया था। याद नहीं आ रहा है तो
बैक करके देख लो, उसको प्रीवियस वाला चला के देख लो, ठीक है। चलिए, सेल्यूलोज डेरिवेटिव मतलब सेमी सिंथेटिक, और सिंथेटिक पॉलीमर्स भी है हमारे पास, फुल्ली सिंथेटिक, कार्बोमर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेचुरल पॉलीसेकेराइड पूछा था हमारे यहाँ पे, तो इसलिए हमने सोडियम अल्जीनेट लगाया। अगर हमारे पास फुल्ली सिंथेटिक पूछते तो हम कार्बोमर लगा सकते थे, पैग लगा सकते थे। पैग मतलब वो वाला पैग नहीं, पॉली इथेनॉल ग्लाइकोल, हाँ बिल्कुल सही समझा आपने। इसको फॉर्मुलेशन की लैंग्वेज में इसको पिगाइलेटेड बोलते हैं, ठीक है। पिगाइलेटेड मतलब इस जिसपे पीईजी का ट्रीटमेंट किया गया हो, हाफ लाइफ वगैरह बढ़ाने के लिए करते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बट मॉलिक्यूल्स की हाफ लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाने वाला एक टेक्निक है, पेगाइलेटेड बोलते हैं। उसमें आपका ये एज अ थिकनिंग एजेंट भी यूज होता है, और एज अ हाफ लाइफ बढ़ाने के लिए भी इस पर रिसर्च चलती रहती है, ठीक है। पॉलीविनाइल अल्कोहल, इनऑर्गेनिक मिनरल बेस्ड हमारे कौन से हैं, बेंटोनाइट हो जाएगा आपका, वीगम हो जाएगा। और प्रोटीन्स हमारे कौन से हैं जो रेयरली यूज होते हैं, जो कि आपका थिकनिंग कर सकते हैं, जिलेटिन। चलिए बहुत ज्यादा बढ़िया, करेक्ट, ठीक है। याद होने चाहिए सारे, नेचुरल से लेके सिंथेटिक से लेके प्रोटीन्स तक सब कुछ। एक एक बार पढ़ोगे नाम से याद हो जाएगा कि सिंथेटिक है या नेचुरल है। सॉरी सॉरी फॉर दैट। द शोल्डर जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। देखो हमारा जो शोल्डर होता है, ठीक है, वो एक सॉकेट टाइप होता है। मतलब ये आपका जो शोल्डर है, इसमें आपका हैंड ऐसे डला हुआ होता है। अभी मैं एग्जैक्ट एनाटॉमिकल ड्राइंग तो आपके करके नहीं बता सकता, बट ये एक बॉल सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है। ये आपका शोल्डर है, ये आपका हाथ उसमें ऐसे लगा हुआ होता है, ये ऐसे एक बॉल सॉकेट होता है, ठीक है। देखिए इस तरह से, तो बॉल सॉकेट टाइप का आपका आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। मैं बहुत जल्दी प्लान करूंगा यूट्यूब पर एक वीडियो लेके आऊं जिसमें आपको सारे के सारे जॉइंट्स याद करवा दूं, ठीक है। मेरे पास एक ट्रिक है, ठीक है, एक ट्रिक है और एक वे है, उससे सारे के सारे जॉइंट्स याद हो जाते हैं, ठीक है। हाँ 206 के 206। चलिए, बॉल सॉकेट में हमारा आ जाएगा शोल्डर और हिप दोनों आता है, याद रखिएगा। एल्बो और नी हमारे हिंज में हो जाएंगे। हमारी एल्बो जो है वो हमारी हिंज की तरह है, और नी, ठीक है। चलिए, पिवट हमारा आ जाएगा, एटलास एक्सिस जॉइंट हो जाएगा। ये एटलास एक्सिस जो जॉइंट होता है वो हमारा, और जॉइंट दिए हुए हैं सैडल जॉइंट, इसमें आपका थंब आ जाएंगे ये सब, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉटन। यार देखो, कॉग्नोसी पढ़ना है तो सिर्फ 3-4 चीजों पे फोकस करना चाहिए। बीएस सिनोनिम, ठीक है, ड्रग का, उसमें सारे सिनोनिम्स आ गए, आपके लोकल सिनोनिम्स भी आ गए, ठीक है। और आपका फैमिली, ठीक है। और क्या आ गया आपका, यूज। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइक्रोस्कोपी। सबकी नहीं, ये किसी किसी में ही होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें याद रखना जब भी आप कॉग्नोसी पढ़ो तो। कॉटन का क्या होता है, स्टाइवा नहीं होगा, कैप्सुलरिस नहीं, गोसेपियम हर्बेसियम, यस यही हमारा कॉटन का सोर्स होता है। चलिए, कॉटन मतलब कपास बोलते हैं उसको, ठीक है, गुजराती में कपास बोलते हैं, हिंदी में भी शायद वही बोलते हैं, यस। कॉटन हमारा हर्बेसियम, गोसिपियम हर्बेसियम, हिर्सुटिज्म, गोसिपियम हिर्सुटिज्म, और गोसिपियम बार्बाडेंस, ये सारे ही वेराइटी ऑफ कॉटन्स हैं, ठीक है। जूट होता है हमारा, फिर हेम्प होता है, ठीक है। कैनाइबस स्टेम ऑफ कैनाबिस सटाइवा से मिलता है, ठीक है। चलिए, ये सारे याद करने हैं। इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ये सारे जूट, ये हेम्प, लिनेन भी, यस लिनेन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लिनम, लिनम की जगह एल लिख के दे देंगे, सारों में एल लिख के दे देंगे, और फिर खाली आपको ये याद रखना पड़ेगा कि उस्टेटिसियम से मिलता है, ठीक है। मैं एल बार्बाडेंस भी लिख दूंगा तो आधे बच्चे फंस जाएंगे कि सर लिलन बार्बाडेंस या मतलब लिनम बार्बाडेंस है या लिनम उस्टिटेसियम है, ठीक है, वो फंस जाओगे। तो मेन हमेशा पीछे वाला याद रखा करो, ठीक है। आपका फिर आपका आ गया और तो मेरे को इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, पहले तो इतने याद कर लेना, बाद में ये नजर मार लेना, इस पे पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, नेचर ऑफ वैसोप्रेसिन रिसेप्टर इज, हमारा नेचर क्या होता है वैसोप्रेसिन रिसेप्टर्स का। देखो,
GPCR, मोस्ट एस्टैब्लिश्ड फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स। आप लोगों ने अगर फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, फार्माकोलॉजी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप बता सकते हैं कि GPCR के कितने टाइप होते हैं। आप बता सकते हैं कि सर 7-8 टाइप तो पढ़े थे मैंने, फार्माकोलॉजी में अच्छे से पढ़ी। पर अगर आपने फार्माकोलॉजी में मास्टर्स किया है तो आप बोलेंगे कि सर GPCR के 800 से भी ज्यादा टाइप्स अवेलेबल हैं। सही समझा। मैंने जब मास्टर किया था तो मुझे मतलब मैं जब पढ़ता था मास्टर एग्जाम्स के लिए, जीपैट नाइपर गवर्नमेंट ये सारी एग्जाम्स के लिए जब मैं पढ़ता था तो मैं सिर्फ GPCR को 7-8 टाइप का समझता था। जब मैंने फार्माकोलॉजी में मास्टर किया नाइपर मोहाली से, तब मुझे पता चला कि वहाँ एक इतनी मोटी बुक होती है, वो सिर्फ GPCR के बारे में ही है, ठीक है। और 800 से ज़्यादा टाइप्स अब तक क्लोन्ड हो चुके हैं। क्लोन होना मतलब कि आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, ठीक है, बॉडी में। चलिए, तो हमारा वेसोप्रेसिन भी इट इज़ वन ऑफ देम। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके थोड़े से स्लो होते हैं, और एक होते हैं आपके न्यूक्लियर वाले, ठीक है। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके एक्सट्रीमली स्लो होते हैं, ठीक है। और आयन चैनल रिसेप्टर्स जो होते हैं आपके एक्सट्रीम फास्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, मेरे को आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल बताइएगा, क्या एग्जाम्पल हो सकता है। खैर अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता ही दूंगा। चलिए, आयन चैनल जो होते हैं हमारे लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स, गाबा ए, 5HT3, ठीक है। इनपैक्ट कौन सी ड्रग करती है? निकोटिन, डायजेपाम, ऑन्डेंसेट्रॉन। वॉमिट के लिए यूज होती है, मतलब कि नोजिया के लिए। एंटी एमेटिक ड्रग बोलते हैं। एमएसिस का मतलब भी लिख लो, एमएसिस का मतलब वॉमिट होता है, ठीक है, वॉमिटिंग, यस। फिर हमारे आते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, इंसुलिन रिसेप्टर्स, ठीक है। और हमारे इंसुलिन इस पे एक्ट करता है। GPCR तो बहुत सारे, बहुत GPCR हैं, ठीक है, सारे मस्करनिक, एड्रेनर्जिक, M1 2 3 4 5, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, हिस्टामिन 1 2 3 4 5, 5 नहीं होता, अल्फा 3 भी नहीं होता, डोपामिन 1 2 3 4 5, वेसोप्रेसिन 1 2, ठीक है। सारे ही रिसेप्टर्स आपके GPCR वाले मिल जाएंगे आपको। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स न्यूक्लियर रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। हार्मोन वाले सारे इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे प्रेडनिसोलोन हो गया आपका, लिवोथायरोक्सिन आपकी थायराइड के लिए ड्रग होती है, ठीक है, याद रखिएगा। थायराइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन डी रिसेप्टर, सारे ये आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। एक्सट्रीमली स्लो इनका मैकेनिज्म होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक? सर एंडोथर्मिक का मतलब बता दो पहले तो। रिक्वायर्ड हीट, एक्सोथर्मिक रिलीज हीट, ठीक है, जो रिलीज करे। मेरे को एक बात बताओ, मेल्टिंग करने के लिए तो हीट देनी पड़ेगी, तो ये तो नहीं आएगा। वेपराइजेशन के लिए भी हीट देनी पड़ेगी, तो ही कोई चीज बाष्प बन के उड़ जाएगी, ठीक है। सब्लिमेशन और फ्रीजिंग, अब देखो सब्लिमेशन में भी हीट लगेगी। हमारा जो एक्सोथर्मिक होगा वो होगा फ्रीजिंग, ठीक है। चलिए, क्योंकि आप उसको फ्रीज कर रहे हो, कोई चीज अगर आप बर्फ जमाओगे, आप आइस फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उसको गर्मी देनी है कि उसको ठंडक देनी है? ठंडक दोगे तभी ना, तभी तो आइस फॉर्म होगा। ठंडक दे रहे हो मतलब गर्मी दूर होगी, दैट्स ऑल। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? एब्जॉर्ब हीट, जिसको हीट चाहिए होती है सराउंडिंग से, ठीक है। डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। एंडोथर्मिक ये हो गया हमारा। एक्सोथर्मिक में हमारा डेल्टा एच हो जाएगा नेगेटिव, हीट रिलीज करता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम को जब हम स्टीम को ठंडा करते हैं तभी वो पानी बनती है, ठीक है। कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन, और ये सारे हमारे आपके एंडोथर्मिक के एग्जांपल है। दोनों याद कर लेना, सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है। बेसिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है यार, ये नहीं आया तो फंस जाओगे, आगे जाके कुछ भी पढ़ोगे समझ नहीं आएगा। ये सब चीजें आनी चाहिए, एग्जाम्पल के साथ, डेफिनेशन के साथ, सब पता होना चाहिए। याद कर लेना अगर नहीं पता हो तो,
एक्चुअली याद तो करना नहीं है, कंसेप्ट है इसमें पूरा पूरा, ठीक है। आइस को पिघलाने के लिए एनर्जी यानी कि हीट देनी पड़ती है, ठीक है। पानी को बाष्प बनाने के लिए, वेपर बनाने के लिए, उड़ाने के लिए क्या चाहिए, हीट करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। चलिए, द प्राइमरी मेथड ऑफ सीलिंग एम्प्यूल्स इज, क्या रहेगा हमारा, फॉर पेरेंट्रल प्रिपरेशन। देखो एम्प्यूल्स को सील करने के अलग अलग मेथड होते हैं, बट प्राइमरी अगर आपको पूछा है तो आप इसमें फ्लेम फ्यूजन डाल सकते हो। एम्प्यूल का अगर टिप सील करना है तो आप फ्लेम फ्यूजन कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट प्राइमरी यूज होने वाली मेथड है। पुल सील होता है, उसको एक खींच के सील करते हैं, फिर आपने देखा होगा उसको ऐसे करके तोड़ते हैं, ऐसे करके तोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ उसको कोई हार्ड चीज होती है उस पर ऐसे मार के तोड़ते हैं, ठीक है, वो पुल वाला होता है, ठीक है ना। चलिए, नेक इज हीटेड एंड पुल्ड। वायल, वायल को तो हम सील नहीं करते, उसका एक प्रॉपर कैप होता है रबर स्ट्रैप करके, ठीक है। उसमें एल्यूमिनियम का सर्कल होता है, एल्यूमिनियम का सर्कल होता है और उसमें रबर का कैप होता है, ठीक है ना। चलिए, वाइल में आप, ये वाइल है आपका, उसमें आप अपनी निडल डाल के आपका मेडिकामेंट जो है, मेडिसिन, वो सक करके आप निकाल सकते हो, ठीक है उसको, ठीक है ना। चलिए, प्लास्टिक कंटेनर वेरी इजी, कैसे भी सील कर लो, अल्ट्रासोनिक हीट सीलिंग, ठीक है। प्री फिल्ड सिरिंजेस जो होती हैं उसको प्लंजर स्टॉप करता है, ठीक है, ये याद रखना, प्लंजर स्टॉप आ सकता है, ठीक है। चलो, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरीली डेफिशिएंट इन पार्किंसन डिसीज। यार न्यूरोलॉजी अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, न्यूरोलॉजी में अगर आपको ये नहीं पता कि किस डिसीज में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम होगा या ज्यादा होगा, तो आप फिर गलत कर रहे हो। न्यूरोलॉजी का बेसिक ही यही है, ठीक है। गाबा हमारा जो है वो एक्साइटेटरी होता है कि इनिबिटरी, इनिबिटरी होता है, ठीक है। तो गाबा जब बढ़ेगा तो इनिबिशन हो जाएगा, ये बात, इनिबिशन मतलब रिलैक्स हो जाती है बॉडी। देखो, जो बेंजोडाइजेपिन मैंने बताए थे वो एक्ट करते हैं गाबा के रिसेप्टर पे, गाबा ए पे, ठीक है। वो एज एन एगोनिस्ट एक्ट करते हैं, मतलब उसकी तरह एक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको नींद आती है, ठीक है। जो काम गाबा नहीं कर रहा वो बाहर से बंदे बेच के, बंदे मतलब हमारी ड्रग्स, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, टर्मिनोलॉजी हमेशा याद होनी चाहिए। एसिटाइल कोलिन नहीं सर। डोपामिन हाँ सर। डोपामिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे पार्किंसन में कम हो जाता है। मोस्ट प्रिस्क्राइब ड्रग सर लीवोडोपा। लीवोडोपा ब्रेन में जाके एक्ट करती है, एक्ट एज अ डोपामिन, ठीक है, डोपामिन की तरह एक्ट करती है। सीरोटोनिन नहीं आएगा हमारा, ठीक है। सीरोटोनिन कम हो जाता है डिप्रेशन में। चलिए, बहुत बढ़िया। पार्किंसन में डोपामिन कम, अल्जाइमर में एसिटाइलकोलिन कम, ये याद रखना, ठीक है। बीटा एमाइलॉइड के प्लेक्स बन जाते हैं, टाउ न्यूरोफिब्रिलरी टेंजल्स बन जाते हैं। हंटिंगटन डिसीज में गाबा भी कम, एसिटाइलकोलिन भी कम। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपका डीमाइलिनेशन हो जाता है न्यूरॉन्स का, डीमाइलिनेशन। चलिए, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेज फॉर्म, फाइनली लिखा है, ठीक है, फाइनली ऑफ मेडिकामेंट फॉर इनहेलेशन इनटू नॉस्ट्रिल्स, मतलब बिल्कुल फाइन मेडिकामेंट जिसको नाक के थ्रू हम अंदर लेंगे, इंसफलेट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पे इनहेलेशन लिखा है, अगर इनसफलेशन लिखा होता तो मैं ये टिक कर देता, बट इनसफलेशन नहीं लिखा है, इनहेल लिखा है। डेंट्रीफायर्स होते हैं दांत के लिए, ठीक है, टूथ के लिए, और स्नफ्स हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, और डस्टिंग पाउडर हमारा नहीं होता, वो आपको लोकल लगाना होता है। चलिए, डेंट्रीफायर्स बोला था मैंने दांत के लिए, ठीक है। स्नफ्स हमारा फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स इंटेंड टू इनहेल इनटू नॉस्ट्रिल्स। इनसफ्लेशंस finely divided medicament powder introduced into body cavity through insufflator, ठीक है। पाउडर्स वेरी कॉमन, डस्टिंग पाउडर्स, ठीक है, आपका एक्सटर्नली, मैंने बोला था लोकली लगाते हैं, एक्सटर्नली लगाते हैं, ठीक है। चलिए, याद रखना ये सब चीजें। चलिए, एफर्वेसेंट आपका इनो, जिससे आपका गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इन एक्यूरेट टर्म्स। चलिए, ये सारी चीजें हो गई। ट्रिचुरेशंस होते हैं, diluted powders prepared by mixing potent drugs with inert diluents.
देखो बहुत पोटेंट ड्रग होती है। मान लीजिए कोई ड्रग का सिर्फ आपको 0.5 mg ही देना है, अब वो तो दिखेगा भी नहीं, ठीक है, आप उंगली पे लोगे अपनी और हवा आ गई, उड़ जाएगा, तो उसको डाइल्यूट करते हैं। क्या करते हैं? डाइल्यूटेड होता है वो विथ एक्सिपिएंट्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल्स इज मोस्ट एसिडिक? देखो, अब हमारा जो फिनॉल है, फिनॉल के लिए हमारी क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है? इलेक्ट्रॉन जो हमारा विड्रॉइंग ग्रुप होता है, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो एसिडिटी बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है हमारा, वो हमारा एसिडिटी डिक्रीज करता है। इतना कंसेप्ट आप लोग पढ़े होंगे। हमारा फिनॉल तो नहीं आएगा क्योंकि उसमें कोई ग्रुप लगा नहीं है, बाकी सब में ग्रुप लगाए तो इफेक्ट आएगा। अब हमारा ओ नाइट्रोफिनॉल लगाए, ओ नाइट्रोफिनॉल हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एक्टिविटी शो करेगा, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, और ये हमारे लेस एसिडिक होंगे। चलिए कैसे होते हैं? ओ नाइट्रोफिनॉल हाईएस्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। फिनॉल, फिनॉल हमारा मॉडरेट है क्योंकि कोई सब्सटीट्यूएंट इफेक्ट है ही नहीं, ना कोई ग्रुप लगा है ना क्या, ठीक है ना। देखो जब ग्रुप लगते हैं ना तो चीजें कम ज्यादा हो जाती, जब कुछ लगा ही नहीं है तो फिर मॉडरेट ही हुआ। पैरामिथाइल फिनॉल, ठीक है, पी क्रेसोल भी इसको बोलते हैं। अब यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पी क्रेसोल का साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर पी मिथाइल फिनॉल का कॉमन नेम क्या है, ऐसा भी आ सकता है। ये लोअर होगा क्योंकि इसमें आपका जो मिथाइल लगा होगा, ये मिथाइल जो लगा होगा वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से, इलेक्ट्रॉन डोनेट आपका एसिडिटी लूज कर देता है। चलिए, एम मिथॉक्सी फिनॉल, ये जो है आपका मिथॉक्सी, ये आपका डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग द एसिडिटी, ठीक है। यार देखो, केमिस्ट्री की एक बात बताता हूं मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, और थोड़ा थोड़ा प्लीज हाइब्रिडाइजेशन का भी पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये सब आते हैं चीज़ें। एरोमेटिसिटी इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, प्लीज उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, विच प्लांट हार्मोन इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग डोरमेंसी एंड इन सीड्स एंड बर्ड्स? स्ट्रेस हार्मोन हमारा जब बात होती है हम एब्सिसिक एसिड को टिक करेंगे, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है प्लांट्स में। हमारे जो कॉर्टिसोल्स होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में, वो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, उसको रिलीज कौन कराता है? एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन मिलकर के कॉर्टिसोल्स को रिलीज कराते हैं, वो हमारे स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, एब्सिसिक एसिड हमारा सीड डोर्मेंसी एंड बर्ड डोर्मेंसी के लिए जवाबदार होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है। जिब्रेलिन्स हमारा स्टेम एलोंगेशन, ठीक है, सीड जर्मिनेशन के लिए जवाबदार होता है। बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट्स, ठीक है, ये करता है। ऑक्सिन्स हमारा सेल एलोंगेशन, जिब्रेलिन्स हमारा स्टेम एलोंगेशन, याद रखिएगा। चलिए, ऑक्सिन्स हमारा सबसे पहले वर्क करेगा, प्रमोट करेगा रूट की ग्रोथ को, ठीक है, बहुत बढ़िया। इथाइलिन जो है वो आपका रिपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए जवाबदार होता है, मतलब उसको पकाता है। आपको पता है जब आम जो होते हैं, मैंगोज जो होते हैं, वो पकते नहीं है तो उसको इथिलीन गैस में रखा जाता है, ठीक है। आजकल तो सब यही है, मार्केट में कैसे भी करके चीज़ों को अच्छा दिखने जैसा बना दो और बेच दो। तो जब वो पकते नहीं है, अब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है गर्मी में आम की, ठीक है। अब आम तो अपने टाइम से ही पकेगा ना, उसको थोड़ी पता कि लोग मेरे को खाने के लिए बैठे हैं, ठीक है, उसको तो नहीं पता। तो उसको क्या करते हैं, जल्दी तोड़ के उसको इथिलीन गैस में प्री मैच्योरली उसको पका देते हैं, मतलब, ठीक है, आम को पकाया जाता है ताकि वो मार्केट में जा सके। तो इथाइलिन हमारा रिपनिंग, रिपनिंग मतलब पकाना, ठीक है, उसके लिए जवाबदार होता है, फ्रूट रिपनिंग। चलिए, ऑयल्स एंड वाटर आर फिजिकली इनकम्पेटेबल बिकॉज दे आर सिनर्जिस्टिक, सीरियसली नहीं, थेरापिटिकली एंटागोनिस्ट। भाई वाटर और ऑयल का कौन सा थेरापिटिक एक्शन आप देख रहे हो? क्या क्या कर रहे हो वाटर और ऑयल के साथ? थेरापिटिक कहां से आ गया? इमिसिबल, कंप्लीटली इमिसिबल, तभी तो हमारा इमल्शन नहीं बनता है, इमल्शन नहीं बनता है, ठीक है। कोई भी एक, हम लोग जब कॉलेज में होते थे बैचलर्स में, हम तो ऐसे बोलते थे कि पूरी दुनिया में कोई भी ऑयल और वाटर को मिला नहीं सकता, ठीक है, सिर्फ फार्मासिस्ट ही ये काम कर सकता है।
इमल्सिफाइंग एजेंट डाल के, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इमिसिबल होते हैं बट हम लोग इसको मिक्स कर सकते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के थ्रू। चलिए, बड़ा सा सिंपल सा चार्ट है, आप लोग एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। Which of the following is the common adverse effect shared by all P2Y12 inhibitors? देखो ये होते हैं आपके P2Y12 inhibitors, जो आपके ड्रग्स हैं, ये आपका ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा देते हैं, ठीक है। इनका क्यूटी प्रोलोंगेशन से कोई नाता नहीं है, हाइपरकैलेमिया से कोई नाता नहीं है, तो ये आपका ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा देंगे। एडीपी रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, मेनली आपको इसके एग्जांपल्स याद होने चाहिए, क्लोपिडेग्रोल, टिकागेरोल, प्रासुग्रेल, ठीक है, और कैंग्रेलॉल, ठीक है। चलिए, तो जिसमें भी ग्रेल आ जाए, ठीक है, या ग्रेलोर आ जाए, ठीक है, तो वो एडीपी एंटागोनिस्ट है, इतना याद रख लीजिएगा। ग्रेल या ग्रेलोर, एक टिक्लोपिडिन एक्सेप्शन है, ठीक है। चलिए, इसका हमारा ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। देखो ब्लीडिंग तो सब में होगी, क्यों सर, ये एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स है। एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स जो है वो कोएगुलेट नहीं होने देंगे, तो जब आप एंटीकोएगुलेंट ड्रग लेते हो, एंटीकोएगुलेंट ड्रग लेते हो, और आप नहीं, चलो कोई और बंदा एंटीकोएगुलेंट ड्रग लेता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसका सीवियर ब्लड लॉस हो जाएगा, सीवियर ब्लड लॉस हो जाएगा, मतलब उसका लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड लॉस भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। द सिनोनिम ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम अगेन ब्लड क्लॉट को तोड़ने के लिए होता है, प्लाज्मिनोकाइनेस, प्लाज्मिनोकाइनेस इसका अदर एग्जाम्पल है, यहाँ पे सिनोनिम है, ठीक है। चलिए, एंजाइम और उसके सिनोनिम्स, पेपिन हमारा इन्फ्लामेटरी होता है, वेजिटेबल पेप्सिन, ठीक है। डायस्टेज अमाइलेज, याद रखिएगा। पेप्सिन गैस्ट्रिक प्रोटीएज, ठीक है, इसके कॉमन नेम्स हैं, ये सारे इसके अदर नेम्स हैं। रेनिन काइमोजिन, ठीक है। लैक्टेज बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। लाइपेज स्टिप्सिन, ठीक है, याद रखिएगा, पेनक्रियाटिक लाइपेज बोलते हैं इसको। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्लाज्मिनोकाइनेज, ठीक है। यूरोकाइनेज ह्यूमन प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है, ह्यूमन प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, यूरोकाइनेज का अनदर नेम है। हाइलुरोनिडेज स्प्रेडिंग फैक्टर, याद रखिएगा, ये सारे याद होने चाहिए, यहां से बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स आर द आइडियल फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू मेडिकामेंट जेलीज बिकॉज दे, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स आर मेडिकामेंट जेलीज, इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस मीडिया में, नहीं। प्रोवाइड हाई रिक्वायर्ड अल्कोहल एज अ कोसोलेंट, नहीं, ठीक है। आर मोर स्टेबल इन हाइड्रोकार्बन बेसिस, नहीं। प्रोवाइड हाई एक्वस कंटेंट फॉर सॉल्युबलाइजेशन। देखो जेलीज होती है, जेलीज में हमारा मोस्टली वाटर होता है, और वाटर सॉल्युबल आप ड्रग उसमें डालेंगे तो वो आपको एक एक्स्ट्रा कंटेंट प्रोवाइड करेगा सॉल्वेंसी के लिए, ठीक है। चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, वाटर कंटेंट अगर है तो हाई एक्वस कंटेंट होना चाहिए। कूलिंग इफेक्ट मतलब कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये आपका एक, मतलब ये तो बेसिक टेबल है, आप लोगों को पता भी होगा, सिर्फ एक बार ग्लैंस कर देना, ज़्यादा टाइम इस पर मत दीजिएगा, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, मुझे पता है, ठीक है। चलिए, फेरस सल्फेट इज क्लासिफाइड एज द विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। फेरस सल्फेट हमारा क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे, ऑर्गेनिक ड्रग है, फेरस है, ऑर्गेनिक कहाँ से हो जाएगा, सीधा सीधा आपका इनऑर्गेनिक ड्रग आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक मिनट में पेन को क्या हो गया, इनऑर्गेनिक ड्रग आ जाएगा। चलिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे क्या होते हैं, ग्लूकोज, यूरिया, ग्लिसरॉल। ऑर्गेनिक ड्रग्स हमारे एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, सारे ऑर्गेनिक ही होते हैं, ठीक है। जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ड्रग होते हैं हमारे सारे मोस्टली ऑर्गेनिक होते हैं, 98% 99% यही होते हैं। वीकली एसिडिक ड्रग्स एस्प्रिन, फेनिटोइन। इनऑर्गेनिक ड्रग्स आ जाएंगे हमारे फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, आपका पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ये सारी चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ORS फॉर्मूला। आप लोगों को स्टैंडर्ड ORS फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ग्लूकोज तो होता ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट आप पियोगे क्या,
आप कैल्शियम कार्बोनेट पियोगे क्या? मुझे बताओ, क्या करोगे आप कैल्शियम कार्बोनेट पी के? चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और ग्लूकोज। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है। ऐसा भी पूछ सकता है कि सोडियम क्लोराइड का कितना होता है पर लीटर? पर लीटर 3.5 ग्राम होता है, याद रखिएगा। चलिए, अ ड्रग फॉलिंग अंडर द शेड्यूल एच एंड अंडर एनडीपीएस एक्ट। देखो, शेड्यूल एच तो आरएक्स आता है, ठीक है, बट जब एनडीपीएस एक्ट आ जाता है ना तो एन आ जाता है, मतलब एनआरएक्स आपका रेड कलर में आ जाता है। मतलब कि ये ड्रग बिना प्रिस्क्रिप्शन और बिना लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी। देखो, ये सारी ड्रग्स की चीजें होती है, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलती। प्रिस्क्रिप्शन आपका लेटेस्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं आप 2022 2023 का प्रिस्क्रिप्शन दिखा रहे हो, नहीं मिलेगी। और ये ड्रग आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में नहीं मिलती। हम कभी कभी बोलते हैं ना कि हमको डॉक्टर ने लिखा होता है कि आप 1 वीक के लिए ले लेना, हम 2 वीक के लिए ले लेते हैं कि चलो आगे काम आएगी, या फिर वापस अगर लेने जाना पड़े तो, या फिर हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो ये सारी ड्रग्स एक्स्ट्रा में नहीं मिलती। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? सारे आपके बेंजोडाइजेपिन्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है, मोस्टली आ जाएंगे सारे के सारे। और आपके जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी, क्लोनाजिपाम, ये सारे जो भी 5HT के ड्रग्स हैं, ठीक है, ये सारे ड्रग्स, ओपियोइड एंटागोनिस्ट, आपका ट्रामाडोल, ये सारी चीज़ें, ये सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, शेड्यूल एक्स में आपका XRX हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी ड्रग्स होती है? ये सारी ड्रग्स जो होती है जो डॉक्टर्स को ही मिलती है। ठीक है, जो सारी डॉक्टर्स को ही मिलती है और डॉक्टर खुद पेशेंट को देते हैं। चलिए, रिप्लेसिंग द इमिडाजोल रिंग विथ अ 1,2,4 ट्राइजोल रिंग इन एजोल एंटीफंगल जनरली रिड्यूस। भाई, एंटीफंगल में आप क्यों करना चाहोगे रिड्यूस एक्टिविटी को? टॉक्सिसिटी कोई क्यों बढ़ाना चाहेगा? ऑप्शन तो आप देखो, एलिमिनेट्स एंटीफंगल एक्टिविटी, हाँ यही कर लो आप एंटीफंगल ड्रग बिना एंटीफंगल एक्टिविटी के दे दो, यही कर लो, यही आप उसका मेडिकामेंट पूरा चेंज कर दो, मेडिसिनल केमिस्ट्री उसकी पूरी चेंज कर दो। कैसा हो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसा हो सकता है क्या? मेंटेन एंटीफंगल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, SAR फीचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? एरोमेटिक रिंग लगाएंगे तो लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, हेलोजन लगाएंगे तो आपका मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इमिडाजोल को हटा के ट्रायाजोल लगा देंगे तो आपका एंटीफंगल एक्टिविटी मेंटेन हो जाएगी। बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं ऑल द सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम 2025 दिसंबर PWD कैटेगरी GPSSB एग्जाम के सारे PYQ हमने इंपॉर्टेंट अभी कंप्लीट कर लिए हैं, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। चलिए, ज्वाइन द ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट 2026। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप सीधा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास फोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वी आर हैप्पी टू हेल्प। चलिए, आगे बात करते हैं। देखिए, GPSSB फार्मासिस्ट 2026 की एब्सोल्युटली फ्री बैच अभी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, लॉन्च कर चुके हैं। हाउ टू एक्सेस, देखिए, एक बात है, एग्जाम आने वाली है, कुछ ही दिन में आने वाली है, एब्सोल्युटली फ्री बैच है। अगर आप वीडियो यहां तक देखते आए हैं, फ्री बैच ज्वाइन कर लीजिए। एपोमाइंड ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, एपोमाइंड क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। देखिए, मैं बताता हूँ आप कैसे एक्सेस करेंगे। देखिए, एपोमाइंड ऐप आप डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको बैचेस का होगा, ठीक है, नीचे आप देखेंगे बैचेस लिखा होगा, बैचेस पे आप क्लिक कीजिए। बैचेस पे क्लिक करने के बाद आप ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपको पूछेगा बैच कोड डालो। बैच कोड डालने पे आपको ये डालना है कैपिटल लेटर में GPSSB 2026, ये आप डाल के ओके कीजिए। ओके करने पे आपको एक फ्री बैच में ऐड कर दिया जाएगा। यू विल बी सक्सेसफुली एनरोल्ड इन फ्री बैच GPSSB। आधे घंटे में काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको बैच में ऐड होने के बाद यहाँ पे ओवरव्यू मिलेगा आपका सारा स्टडी मटेरियल, आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे स्टडी मटेरियल होगा, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया।
आगे हमारा क्या है, मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मॉक टेस्ट में क्या करना है, मैं पहले आपको मॉक टेस्ट का टाइमिंग बता देता हूँ। मॉक टेस्ट भी आपको यहीं पे मिल जाएगी बैच में। चलिए मॉक टेस्ट की बात ध्यान से सुन लीजिए। एक एक्चुअल एग्जाम देने से पहले अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दी है तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी, ठीक है। चलिए एब्सोल्यूट फ्री बैच, फ्री बैच में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, ऑल सब्जेक्ट नोट्स, रैपिड रिवीजन, प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट सॉल्व पेपर, टेस्ट सीरीज, और हमारा मॉक टेस्ट का यहाँ पे मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। चलिए 2 मॉक टेस्ट होने वाले। मॉक टेस्ट 1 आज ही है 21 जून को 5 बजे, 200 क्वेश्चंस एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड सब्जेक्ट ब्रेकडाउन। हर सब्जेक्ट का आपको, चाहे उसमें आपका लैंग्वेज हो, आपका एप्टीट्यूड हो, फार्मा टेक्निकल हो, सारे क्वेश्चंस वैसे ही मिलेंगे। मिनिमम टाइम आपका टाइम रहेगा, मैक्सिमम टाइम 180 मिनट्स रहेगा। चलिए तो ये भी आपको एपोमाइंड ऐप आप डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको बैच में जब ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी, मॉक टेस्ट। चलिए दूसरी मॉक टेस्ट कल है 22 जून को, सेम टाइम सेम सिलेबस आपका जो रहेगा एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सेम आपका टाइम ड्यूरेशन रह जाएगा। दूसरी मॉक टेस्ट आप लोगों को मॉक टेस्ट अटेंड करनी ही चाहिए, मस्ट रिकमेंडेड है, फ्री है। और अगर आप बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम में जा रहे हो इसका मतलब आपने अपना हथियार लिया नहीं है अपनी वॉर में जाने से पहले, ठीक है। चलिए बैचेस में जाके आपको ज्वाइन करना है, कोड डाल देना है प्लस आइकन पे क्लिक करके। चलिए आपको ऐड कर दिया जाएगा, आपको असाइनमेंट और ये सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको टेस्ट में जाना है, ठीक है। आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, फिर आप टेस्ट में जाएंगे, आपको 2 मॉक टेस्ट मिलेगी, GPSSB मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2। एक आज है 21 जून को आज है, और एक 22 जून को है, ठीक है। टाइम हमने आपको बता दिया है 5 बजे। चलिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया, तो आप जरूर से मॉक टेस्ट दीजिए, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कि आपके बाकी स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोगों के साथ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर और भी स्टूडेंट्स जो हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, वो उनका रैंक क्या आ रहा है, आपका रैंक क्या आ रहा है, कंपटीशन हाई है कि नहीं है, क्या है, आपको अपना कंपटीशन इवेल्युएट करके चलना चाहिए। चलिए और ये आप टेस्ट स्क्रीन पर, मतलब आप अपने लैपटॉप पर भी दे सकते हैं। classes.apomind आप टाइप करेंगे, आप वहां पे सेम वे में अपने फोन से एनरोल कीजिए मोबाइल नंबर से, और सेम वे में बैच कोड डालिए, आप इस पे ऐप क्या कहते हैं एनरोल हो जाएंगे, और फिर आप वहां पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। रियल टाइम आपको मिलेगा सारी चीजें, और आपका कंप्यूटर पे आप दे सकते हैं, जैसे आपका एक्चुअल एग्जाम होता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वैसे ही। चलिए बहुत बढ़िया। अपार्ट फ्रॉम दैट GSSB का अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो क्या कर रहे हो यार, फॉर्म भरो, पहले तो फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भर दिया तो बहुत बढ़िया। अगर आपने ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो एपोमाइंड आपके लिए GSSB जूनियर फार्मासिस्ट 2026 का बेसिक बैच और एडवांस बैच दोनों ला रहा है, जिसमें आपको लाइव सेशंस मिलेंगे। वहां पे आपको सारी चीजें, टेक्निकल एप्टीट्यूड, सारा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, व्हाट्सएप कम्युनिटी, ई नोट्स, आपके रिकॉर्डेड सेशंस, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सेशन, सब कुछ मिलेगा। चलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एडवांस बैच आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। सारी चीजें जो GSSB जूनियर फार्मासिस्ट 2026 को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, उससे भी ज्यादा चीजें यहाँ पे आपके लिए प्लेट में परोस कर रख दी जाएंगी। आपको सिर्फ अच्छे से लेक्चर्स लेने हैं, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एपोफास्ट के नोट्स, क्लासरूम के नोट्स, 1 लाइनर PYQ, गाइडेंस, स्ट्रेटेजी, व्हाट्सएप कम्युनिटी, PDF नोट्स, डाउट सॉल्विंग सेशन, मॉड्यूल्स, हार्ड कॉपी मॉड्यूल्स, डोर स्टेप डिलीवरी के साथ वीकली टेस्ट और ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल। न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 2026 में 27 जून को यानी कि स्टार्ट हो रही है, ठीक है। चलिए अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर, आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आपको कैसे ज्वाइन करना है। आपके पास एक बेसिक बैच का ऑप्शन भी अवेलेबल, जिसमें आपको मॉड्यूल्स हार्ड कॉपी नहीं मिलेंगे, बट आपको हार्ड कॉपी मॉड्यूल्स चाहिए तो डू एनरोल इन दिस बैच, एडवांस बैच। चलिए
आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। PYQ सॉल्व हमने किए, एक्सप्लेनेशन भी देखा, सारी चीजें देखी, एक्स्ट्रा बातें भी की, मतलब एक्स्ट्रा बातें इन द सेंस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को हमने जोड़ के सारी चीजें रिवाइज करने का भी ट्राई किया। चलिए तब तक के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। मैं आपसे मिलूंगा फिर न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।